बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2025 के लिए आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लेवल का यह क्वेश्चन पेपर है और ये बिहार पुलिस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। और फ्रेंड्स यही लेवल होता है बिहार पुलिस के एग्ज़ाम का। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें आप प्रयास करिए कम से कम 70 नंबर लाने का। अगर आप इतना ला लेते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और फ्रेंड्स बिहार पुलिस 2025 की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2025 से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको पूरा देख लीजिएगा, कंप्लीट देख लीजिएगा, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया है कि आज के इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लेवल का ये क्वेश्चन पेपर है और इसी तरह का लेवल बिहार पुलिस के एग्ज़ाम का भी होता है। इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि यहाँ से कुछ प्रश्न इस बार भी आपके पेपर में यानी कि बिहार पुलिस 2025 के एग्ज़ाम में पूछ लिए जाए, इसीलिए सेशन इम्पॉर्टेंट है, इसको पूरा लगाइएगा। और देखिए, इसको एक एग्ज़ाम के तौर पर लगाइए। ऐसा समझिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और बिहार पुलिस 2025 की परीक्षा दे रहे हैं और सेशन के एंड में आप सभी लोग ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर जो है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और प्रयास करिए इसमें 70 प्लस नंबर लाने का। अगर आप इतना ला लेते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। चलिए स्टार्ट करेंगे। आप एक बार पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे और देखिए फ्रेंड्स, ये बिहार पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। निम्नलिखित में से कौन विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है? अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन भी होते चलेगा। और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उससे भी आप ध्यानपूर्वक ज़रूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है? तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ये यूरेनियम 235 जो है यह विखंडन योग्य एक प्राकृतिक तत्व होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि प व्यंजन का उच्चारण स्थान है। बताइए प का उच्चारण स्थान क्या है, यह आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर प व्यंजन का उच्चारण स्थान जो होगा वो आपका ओष्ठ से होगा। प व्यंजन का उच्चारण स्थान जो है ये ओष्ठ होगा। अच्छा, क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। ठीक है। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा। च वर्ग का तालु होगा। ठीक है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा होगा। ठीक है, मूर्धा होगा। त वर्ग का उच्चारण स्थान तो दंत होगा। प वर्ग का ओष्ठ होता है। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पायरिडीन क्षार नहीं है? पायरिडीन क्षार नहीं पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पूछा गया है कि पायरिडीन क्षार नहीं है। थोड़ा सा पायरिडीन के बारे में जान लीजिएगा। पायरिडीन जो होता है एक नाइट्रोजनस बेस होता है जो डीएनए और आरएनए में पाया जाता है। ठीक है ना। और पायरिडीन एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक होता है जो कि हमारे आनुवंशिक कोड को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और पायरिडीन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है साइटोसिन, यहाँ पर आप देख सकते हैं साइटोसिन। दूसरा याद रखेंगे यूरेसिल। ठीक है। और तीसरा याद रखेंगे थाइमिन। तो इसमें से पूछा गया कौन सा पायरिमिडीन क्षार नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा गुआनिन। गुआनिन नहीं है, गुआनिन जो है, ठीक है ना, गुआनिन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिएगा, अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताइए मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, कभी कभी पूछता है मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो जो है फ्रेंड्स ये सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है ना। और हड़प्पा जो है ये किस नदी के तट पर है? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था?
होम रूल लीग आंदोलन जो है प्रारंभ किसने किया था? तो फ्रेंड्स आपको पता है कि भारत में होम रूल लीग आंदोलन स्टार्ट किया था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में किया था और मद्रास में एनी बेसेंट ने किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, देखिए लोकमान्य तिलक, एक मिनट रुक जाइए, लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैथ के प्रश्न का मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि देखिए 60 डिग्री के कोण पर आनत दो समतल दर्पणों के बीच जब एक वस्तु को रखा जाता है तब बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, साइंस का ये प्रश्न है। बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स देखिए 60 डिग्री के कोण पर आनत दो समतल दर्पणों के बीच जब एक वस्तु को रखा जाता है तब बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा? बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, प्रतिबिंबों की संख्या n इक्वल टू होता है 360 बटा थीटा माइनस 1 होता है। अब यहाँ पर देखिए 360 बटा थीटा जो है ये एंगल है, एंगल दे रखा है कितना 60 डिग्री माइनस 1। तो देखिए 0 से 0 कट गया, 36 जो है ये 6 टाइम में कटेगा, तो बचा कितना 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। यानी कि यहाँ पर जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह इसमें से कौन सा है? सभी इसमें से जातिवाचक संज्ञा होना चाहिए। चलिए बताएंगे फ्रेंड्स राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो देखिएगा इसमें से जातिवाचक संज्ञा जो होगा वो आपका कौन सा होगा? तो देखिए लड़का, नागरिक और कार ये जातिवाचक हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट टाइम वी खाली स्थान दिया गया है एन आई ऑन आवर कंपास सो डैट वी डू नॉट लूज आवर सेंस ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पर करेक्ट क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर होगा नेक्स्ट टाइम वी विल कीप होगा, वी विल कीप एन आई ऑन आवर कंपास सो डैट वी डू नॉट लूज आवर सेंस ऑफ डायरेक्शन, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखिए इस तरह से करीब करीब 25 बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने आपको कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा गलत कथन को यहाँ पर चिन्हित करना है। अब चलिए कथन पढ़िएगा। कथन क्या है कि विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि, तो थोड़ा सा यहाँ पर सुधार करिएगा। देखिए विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग नहीं की जा सकती है, ठीक है ना, यहाँ पर नहीं लगा लीजिए, भंग नहीं की जा सकती है, ठीक है ना, ज़्यादा सुटेबल है क्योंकि ऑप्शन भी उसी प्रकार से दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि जो विधानसभा है उसके सदस्यों की जो सदस्यता है वो भंग किया जा सकता है यदि वह दिवालिया हो, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो या किसी अन्य लाभ के पद पर जो है वह आसीन हो, जिसको कि अलग से वेतन भत्ता मिलता है, ठीक है ना। बट 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, 25 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए, तो नहीं किया जा सकता, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वह कौन सा नदी है? नागार्जुन सागर बांध। चलिए बताएंगे फटाफट सब लोग बताइए। फ्रेंड्स सेशन में आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं चक्षु पब्लिकेशन का बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए यह सबसे बेस्ट बुक है। फ्रेंड्स इसमें पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट दिया गया है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा और यहाँ पर देखिए 11/8/2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। और सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पर जब आप देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रत्येक प्रश्न का एक्सप्लेनेशन दिया गया है और इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि एक प्रश्न के साथ साथ आपको 3 से 4 प्रश्नों का नॉलेज भी होते चलेगा। और इस तरह से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन इस बार बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 में हो जाएगा। पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पर सबका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। दूसरा मैं आपको यहाँ पर पेपर दिखा देता हूँ, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स,
ये आपका 7/8/2024 का क्वेश्चन पेपर है। और आप देखिए कितना बेहतरीन तरीका से एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए कितना अच्छा तरीका से यहाँ पर एक्सप्लेन करके सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। बहुत ही बढ़िया बुक है फ्रेंड्स, इसको आप जल्द परचेज कर लीजिए। ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं या आपके नियरेस्ट बुक स्टॉल पर भी यह अवेलेबल है। प्रैक्टिस बुक के अलावा चक्षु पब्लिकेशन का बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए संपूर्ण स्टडी गाइड भी आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं संपूर्ण स्टडी गाइड भी आता है चक्षु पब्लिकेशन का बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए। आप इसको परचेज करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो देखिए नागार्जुन सागर बांध जो है ना, ये आपका कहाँ पर है, तो कृष्णा नदी पर है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना आपको। अच्छा, महानदी पर कौन सा बांध है, तो हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध है। ठीक है। अच्छा, कावेरी नदी पर कौन सा बांध है, तो याद रखना कावेरी पर मेटूर बांध है। मेटूर बांध पूछेगा कहाँ पर है, तो कावेरी पर है। अच्छा, गोदावरी नदी पर कौन सा बांध है, तो गोदावरी नदी पर मैं 2-3 बांध बता रहा हूँ। एक जायकवाड़ी बांध है, एक श्री राम सागर बांध है और एक पोलावरम बांध है। पोलावरम आप जरूर याद रखिएगा। पोलावरम बांध किस नदी पर है, तो गोदावरी नदी पर। ठीक है। प्रश्न में नागार्जुन सागर पूछा गया है जो कि कृष्णा नदी पर है। चलिए, भारत में प्रथम आम चुनाव जो है पूछा गया है कि कब हुए थे। भारत में प्रथम आम चुनाव, तो देखिए भारत में जो है प्रथम आम चुनाव जो हुआ था ये 1951-52 में हुआ था। और स्वतंत्रता के बाद ये पहला आम चुनाव हुआ था। क्लियर ना, तो 1951-52 आपको याद रखना है। क्लियर, याद रखिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 489 सीटों में से जो है कितनी सीटें जीती थी, तो 364 सीटें जीती थी। ये भी आप ध्यान रखिएगा। और जवाहरलाल नेहरू लोकतांत्रिक रूप से स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री चुने गए थे इसी चुनाव के उपरांत। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1951-52, याद रखना आपको। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलेय है, संभावित तत्व कौन सा है, यह आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताइए, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है और यह यौगिक जल में विलेय है। तो ये संभावित तत्व जो है कैल्शियम होगा, जो कि जल में विलेय होगा। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, ये मैथ का क्वेश्चन है। ये ट्रायंगल दिया गया है। ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर कह रहा है कि एंगल BAC 90 डिग्री, यानी कि ए पर कितना है, 90 डिग्री का कोण है। तो ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। और कह रहा है कि AD जो है परपेंडिकुलर है BC पर। AD जो है, AD ये परपेंडिकुलर है BC पर। तो ये रिलेशन आपको यहाँ पर निकालना है। ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ट्रायंगल ABC में अगर लेंगे हम, तो आपको पता है कि BC² बराबर क्या हो जाएगा, BC², ये कर्ण है, ये हो जाएगा इक्वल टू AB² बटा AC²। ठीक है। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर देखिएगा BC² को कैसे लिखा जा सकता है, BD प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा BD प्लस CD का स्क्वायर। इसको इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर BC² की जगह पर। क्लियर। और बाकी को आप कैसे लिख सकते हैं, तो बाकी को देखिए AB कह रहा है ना, तो अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब ये हो जाएगा AB। अब इस वाला ट्रायंगल में चलिए, इस वाला ट्रायंगल में AB यहाँ पर दिया गया है, तो AB² बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका AD² प्लस BD², AD² प्लस BD²। ठीक है। अब चलिए, इस वाले ट्रायंगल में हमने CD दे रखा है, AC यहाँ पर है ना, AC, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AD² प्लस CD²। ठीक है ना, तो AD² प्लस CD²। फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे ना आगे आप, तो यहाँ पर आपका निकल के आंसर आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा आंसर, तो आ जाएगा BD इंटू CD इक्वल टू AD²। ठीक है ना, BD इंटू CD इक्वल टू AD²। सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने आपको तरीका बता दिया, 2-3 स्टेप और लगेगा, सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए, ईर्ष्या का यही वर्ण विच्छेद होगा, कौन सा, ईर्ष्या का। तो इसमें से देखेंगे तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह आपका ईर्ष्या का वर्ण विच्छेद होगा। चलिए, उसके बाद देखिए, संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है, संस्कृत व्याकरण का पिता, तो फ्रेंड्स ये पाणिनि को कहा जाता है। इन्होंने अष्टाध्यायी, याद रखिएगा, इन्होंने अष्टाध्यायी, ठीक है ना, इन्होंने अष्टाध्यायी नामक जो है एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किया है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है, तो याद रखिएगा पाणिनि की। और पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का पिता कहा जाता है। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि जलराशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है वो कहलाती है जल राशि। कौन सी ये जल राशि है जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है, तो फ्रेंड्स ये पाक जल संधि है।
कौन सी जल संधि है? तो याद रखिएगा ये पाक जल संधि है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से जानी जाती है, कौन सी मिट्टी है वह? मैंने कई दफ़ा एक्सप्लेनेशन में ही आपको बताया है। देखिए जो न्यू कमर्स हैं, जो पहली बार एग्जाम में बैठेंगे, उनको तो सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, और जो लोग एक्सपीरियंस वाले हैं उनको ये चीज़ें पता होगी। ये देखिए रेगुर मिट्टी जो है ये काली मिट्टी को कहा जाता है, और दक्षिण भारत में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, और इसमें कपास की खेती जो है बड़ा बढ़िया होती है। तो पूछा जाता है कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो ये काली मिट्टी है, या फिर ऑप्शन में रेगुर मिट्टी दे देता है। ठीक है, ध्यान रखना आपको। चलिए निम्नलिखित में से सत्य कथन पूछा गया है कि कौन सा है? अब देखिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। ऑक्सीजन अणु में एक सहसंयोजी आबंध है, नहीं, ऑक्सीजन अणु में दो सहसंयोजी आबंध है, तो ये वाला गलत हो गया। कॉपर सल्फेट आयोनिक आयन नहीं है, जी नहीं, कॉपर सल्फेट एक आयोनिक आयन है, तो ये भी गलत हो गया। H2S में सहसंयोजी यौगिक है, बिल्कुल H2S में जो होता है सहसंयोजक बंध होते हैं। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। CO2 और CA दोनों आयनिक यौगिक है, नहीं, CO2 मैंने अभी बताया है कि CO2 में जो है आपका क्या होता है, CO2 में आयनिक नहीं होता है, CaO में आयनिक होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन सी ही इसमें सही दिया गया है। चलिए वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया था? वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था को प्रतिपादित किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किसने किया था बताएंगे? तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन बी हो जाएगा, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था को मनु ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि इसमें से संज्ञा शब्द कौन सा है? संज्ञा इसमें से कौन सा है? तो फ्रेंड्स देखिए ध्यान दीजिए, इसमें से जो संज्ञा हो जाएगा वो माधुर्य हो जाएगा। माधुर्य जो है ये संज्ञा है। ठीक है, देखिए किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला जो है किस कारण से दिखाई देता है? तो फ्रेंड्स आपको भी पता है कि यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पिछले बार भी ये प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा गया है। ठीक है ना, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए देखिएगा कि नीचे तीन आकृति दिया गया। अब तीनों आकृति आप पहले देखिए। ठीक है, ये तीनों आकृति है। ठीक है, ये पहला है, दूसरा है और तीसरा है। क्लियर हो रहा है? अब इसमें पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पर सत्य है? कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? देखिए तीनों आकृतियों का क्षेत्रफल भिन्न है क्या? पहले मैं आंसर बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, तीनों ही आकृतियों का क्षेत्रफल समान है। कैसे? तो देख लीजिएगा, यहाँ पर ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो 9 चौका 36 हो जाएगा। ठीक है, ये वर्ग है तो वर्ग का भुजा स्क्वायर होता है, तो इसका भी 36 हो जाएगा। देख रहे हैं, तो 36 हो गया। यहाँ पर देखिए ट्रायंगल दे रखा है, तो ट्रायंगल का क्षेत्रफल यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो इसको भी आप निकालेंगे तो इसका भी 36 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए दिया गया है कि तीनों ही आकृतियों का क्षेत्रफल समान है। देखिए वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं है, ठीक है ना, वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता है परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसको क्या कहते हैं? कभी कभी आप देखते हैं कि चाइना और अमेरिका में, या फिर चाइना और बात करते हैं भारत में, या फिर कहीं रसिया अमेरिका में, कभी कभी इस तरह का माहौल बनता है कि लगता है कि अब जो है तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और इस तरह का जो माहौल बना रहता है उसको हम लोग बोलते हैं शीत युद्ध। क्या बोलते हैं इसको? कोल्ड वार बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको हम लोग कोल्ड वार बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? गैर परंपरागत, बताइए, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जो है ये सौर ऊर्जा होगा, वायु ऊर्जा होगा यानी कि पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा होगा, भूतापीय ऊर्जा होगा, ये सब आपके गैर परंपरागत हैं। जबकि परंपरागत या पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत जो है कोयला है, पेट्रोल है, कच्चा तेल है, डीजल है, ये सब होता है। तो यहाँ पर वायु जो होगा ये गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। चलिए देखिएगा कि निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादकों के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? बताइए, दुग्ध और दूध के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके परिरक्षण में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये पाश्चुरीकरण विधि है। ठीक है ना, पाश्चुरीकरण विधि है, याद रखना है आपको, जिसमें कि किसी भोज्य पदार्थ को खास तापमान पर निर्धारित समय के लिए गर्म करने के बाद तुरंत उसको ठंडा किया जाता है। और ये जो पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया है इसका श्रेय किसको जाता है इसकी खोज का? तो लुई पास्चर को, जिन्होंने रेबीज की टिक्की की खोज किया था, और पास्चर ने जो है किण्वन का भी खोज किया था। ये भी याद रखना आपको।
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये आपको भी पता है कि इसमें जो है 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, 12। और एंग्लो इंडियन वाला जो था उसको ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है ना, आपको याद होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा लोकसभा में फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। आइदर मीना और सुनीता विल कलेक्ट, खाली दिया गया है, हैंडबैग फ्रॉम द ऑफिस। यहाँ पर क्या होगा फिल इन द ब्लैंक्स में? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर होगा आइदर मीना और सुनीता विल कलेक्ट हर हैंडबैग फ्रॉम द ऑफिस, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य, तो आपको पता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान था। और इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से किया था। ये तो बात हो गई पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला। अगर पूछेगा जो कि 73वां संविधान संशोधन है, आपको याद होगा 73वां संविधान संशोधन जिसके तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, 73वां संविधान संशोधन को लागू करने वाला पहला राज्य तो ये मध्य प्रदेश है, ठीक है। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, दोनों को अलग से ध्यान रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था को लागू राजस्थान ने किया था, बट जो 73वां संविधान संशोधन था जिसको तहत जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, इसको लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। देखिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? झूम कृषि, इसको स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है। और झूम कृषि खास करके जो होती है पहाड़ी इलाकों पर होती है। अब यहाँ पर आप देख करके बता दीजिए कि ये पूर्वोत्तर क्षेत्र ही होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, सिलिकॉन वैली के नाम से किसको जाना जाता है? तो फ्रेंड्स बेंगलुरु को जाना जाता है। भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को, ठीक है। देखिए चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न द्रव्य पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चींटी या मधुमक्खी जब काटती है तो ये कौन सा अम्ल छोड़ती है? तो ये फॉर्मिक एसिड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसको मेथनोइक अम्ल भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो कभी कभी ऑप्शन में मेथनोइक ही दे देता है, तो फॉर्मिक या मेथेनोइक दोनों याद रखिएगा आप, ठीक है ना। चलिए इफ़ आई खाली देगा एनफ मनी आई विल बाई ऑल दिस बुक। क्या होगा यहाँ पर? इफ़ आई, उसके बाद कौन सा यहाँ पर होगा? आई हैड एनफ मनी, ठीक है ना। चलिए देखिएगा ये रिएक्शन दिया गया है 4NH3 + 5O2 और इधर आप देख सकते हैं राइट साइड में दिया गया है 4NO + 6H2O। ये सब क्रिया में कौन सा पदार्थ यहाँ पर पूछा गया है कि अकारक है? कौन सा पदार्थ यहाँ पर अकारक है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा ये NH3 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सिक्किम यानी कि भारत का जो पार्ट है और चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? ये कौन सा दर्रा है? तो फ्रेंड्स ये दर्रा नाथुला दर्रा है। नाथुला दर्रा ये हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है, ठीक है ना। तो ये नाथुला होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? ये प्रश्न देखिए कितना बार पूछा गया है और कई दफ़ा मैंने आपको बताया कि ध्वनि जो है ये निर्वात में संचरण नहीं करती है। ध्वनि को जो है संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो निर्वात में पूछेगा ध्वनि का वेग तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अधिकतम होता है ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। चलिए उसके बाद देखिए 37 नंबर है, इसका आंसर बता देता हूँ। 125% हो जाएगा। मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। कहाँ पर? शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त कहाँ पर पाया जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है। स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है। तो फ्रेंड्स ये गृह कर हो जाएगा, ठीक है ना। ये स्थानीय निकाय का कर है। चलिए शहर वगैरह में आप घर बनवाते होंगे तो देखते होंगे कि अगर छोटे शहर में है तो नगर पालिका वगैरह को टैक्स देते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है? प्लास्टिक का बहुलक इसमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टेफ्लॉन जो होता है ये प्लास्टिक का बहुलक नहीं होगा, ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली पहाड़ियाँ भारत की किस राज्य में स्थित हैं? अरावली जो है ये भारत के किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स अगर मुख्यतः बात करते हैं, मुख्यतः ये राजस्थान में स्थित है, ठीक है ना। और यह भारत एवं विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है गुरु शिखर है जो माउंट आबू में है, ठीक है। तो यहाँ पर राजस्थान हो जाएगा। चिपको आंदोलन आरंभ हुआ था। देखिए चिपको आंदोलन जो है ये हुआ था क्यों?
तो याद रखना है चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए हुआ था और 1973 में ये हुआ था। ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखना आपको उत्तराखंड में तत्कालीन उत्तर प्रदेश हुआ करता था, चमोली जिला में। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट रखिए, याद रखिएगा। और इसके नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे, लेकिन गौरा देवी, नाम याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ, गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट भी इस आंदोलन के महत्वपूर्ण भाग थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उत्तराखंड हो जाएगा। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है, जीवाणु से होने वाला रोग, बताइए। तो इसमें से अगर हम बात करें जीवाणु से होने वाला रोग, तो आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हैजा हो जाएगा। हैजा जीवाणु से होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ से सर करेक्ट सेंटेंस कौन सा है वो आपको चुन करके बताना है। माई बुक इज़ हियर, वेयर इज़ योर्स, ये सही है। ठीक है ना। चलिए, बैंक नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है, तो बैंक नोट प्रेस जो है ये मध्य प्रदेश के देवास में है। क्लियर। और भी बैंक नोट प्रेस हैं, जैसे कि देवास के अलावा महाराष्ट्र के नासिक में है, कर्नाटक के मैसूर में है और पश्चिम बंगाल के सालबनी में है। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कपीस और सचिंद्र शब्द के सही संधि विकसित कौन सा है, कपीस और सचिंद्र के। देखिए ऑप्शन में कपीस और सचिंद्र के, बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर जो होगा कपि प्लस ईर और सची प्लस इंद्र। ठीक है ना, ये वाला। चलिए देखिएगा, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन जो है ये किया गया है किस में, तो गुरु गोविंद सिंह कौन थे, सिखों के 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु भी थे। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। ठीक है, और इनकी रचनाओं का संपादन जिस पुस्तक में किया गया उसका नाम है दसम ग्रंथ। क्या नाम है, दसम ग्रंथ है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि एक अवतल दर्पण के अक्ष पर जो है वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी गई है। एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब और इसके ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका 2f के बराबर होगा। चलिए, उसके बाद देखिए, यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है, चलिए इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ 49 का। इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था, यह अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र है, याद रखिएगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ पर इसको 5 स्टार लगाइए, इस क्वेश्चन पर आप 5 स्टार लगाइए। ठीक है ना। ये किया था किसने, जो टॉमस जेफरसन ने किया था। इसी ने जो है टॉमस जेफरसन ने अमेरिका की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किया था। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है, तो जो ध्वनि यंत्र है उसको लैरिंक्स कहा जाता है। याद रखना आपको, क्या कहा जाता है, लैरिंक्स कहा जाता है। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री और इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ था। अब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मोरक्को का कौन सा यात्री भारत आया था, तो फ्रेंड्स ये आया था आपका कौन, तो ये आपका इब्न बतूता था। इब्न बतूता, इसकी पुस्तक का नाम रहला है और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। काजी जो होता था ये न्याय व्यवस्था से संबंधित होता था। ठीक है। चलिए देखिए, उसके बाद 53 का करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। मैथ के क्वेश्चन एक बार आप लोग भी बना लीजिएगा। ठीक है। प्रथम मनुष्य निर्मित उपग्रह कौन सा था, प्रथम मनुष्य निर्मित उपग्रह, तो फ्रेंड्स ये स्पुतनिक था। कौन था, स्पुतनिक था। रसिया ने 1957 में पहले मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक को प्रक्षेपित किया था। चलिए, उसके बाद देखिए, भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारतीय हिमालय क्षेत्र की। चलिए बताइएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा, और आप लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। एक प्रश्न मैं आपके लिए रखता हूँ और ये आसान सा प्रश्न आपके लिए है। ठीक है ना। और जब अपना स्कोर कमेंट कर दीजिएगा उस समय भी आप इसको कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए, सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया, तो फ्रेंड्स ये गठन किसका किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, बताइए किसका गठन किया गया था महिलाओं के हितों की सुरक्षा के लिए, बताइए जल्दी बता दीजिए क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये राष्ट्रीय महिला आयोग है ना, राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है ना, याद रखना है 1992 में गठित
किया गया था इसको, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अभी अध्यक्ष कौन है, पूछा जा सकता है, तो श्रीमती विजया रहटाकर। विजया रहटाकर का नाम याद रखिएगा, विजया, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, रहटाकर, ठीक है ना, ये अभी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चूज द राइट ऑप्शन टू द कंप्लीट द सेंटेंस। द सन, खाली स्थान दिया गया है ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं करती हैं, बताइए। तो तिल से तेल उत्पन्न होता है, अलसी से भी होता है, सूरजमुखी से भी होता है। यहाँ पर देखिएगा पिजन पी जो है ये अरहर या तुअर को कहा जाता है, ये दलहनी होता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रेखांकित चित्र में सतह के साथ बल का मान, यहाँ पर देखिए ये चित्र दिया गया है और यहाँ पर आपको बल का मान आपको बताना है। तो F इक्वल टू क्या होता है, mg साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए m कितना दे रखा है, तो आप देखेंगे 2 kg 10 जो है, और साइन थीटा का मान 30 है, तो साइन 30 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हाफ हो जाएगा ना, तो हाफ हाफ से कट गया, 10 न्यूटन आ जाएगा, तो 10 न्यूटन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए श्री पद्मनाभ स्वामी जो मंदिर है ये कहाँ पर है, किस राज्य में है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है ये कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स ये केरल में पड़ता है, ठीक है ना। और ये भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है केरल में, ठीक है, याद रखना आपको। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है, कौन सा ऐसा अधातु तत्व है जिसमें धात्विक चमक होती है, बड़ा ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आयोडीन में ऐसा होता है, ठीक है ना, किसमें, आयोडीन में। चलिए द फ्रेज है ये फ्रीडियम फ्रेज, कम अक्रॉस, इसका मतलब क्या होता है, कम अक्रॉस का मतलब होता है आपका टू मीट और फाइंड द चांस, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए गैस जो मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है वह गैस कौन सी। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी इसमें ऐसा गैस नहीं है जो मौसमीय परिवर्तन को प्रभावित नहीं करता हो। मेरे हिसाब से देखिए ऑक्सीजन भी करता है, ऑक्सीजन बिल्कुल करता है, ऑक्सीजन जो है ना ये भी करता है। ऑक्सीजन जो है ये आपके वायुमंडल में मौजूद एक प्रमुख गैस है और जलवायु परिवर्तन के विभिन्न कारकों में से यह एक है। कार्बन डाइऑक्साइड तो करता ही करता है, मीथेन भी करता है और जलवाष्प भी करता है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस है मीथेन, ये करेगा, जलवाष्प भी करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी करेगा, और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन भी करता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इनमें से कोई भी सही आंसर नहीं होगा, ज़रा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वैसे बुक में इसका आंसर मीथेन दिया गया है। तारक रश्मियाँ निकलती हैं, ये आपसे पूछा गया है कि तारक रश्मियाँ कहाँ से निकलती हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, देखिए तारक रश्मियाँ जो हैं ये तारकाएँ से निकलती हैं और इसको सेंट्रोजोम भी कहा जाता है, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि वह छोटी अभाज्य संख्या, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो होगा ये आपका 8 हो जाएगा। देखिए उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है, उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं पूछा गया है, बताएंगे। तो देखिए शब्द के अंत में जुड़ता है, उपसर्ग पहले लगता है ना, ठीक है, प्रत्यय बाद में लगता है। अधात्विक खनिज का उदाहरण इसमें से कौन सा, अधात्विक, तो इसमें से देखिए अधात्विक खनिज जो होगा ना वो कौन सा होगा फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान रखना है अधात्विक खनिज जो होगा इसमें वो आपका हो जाएगा मैग्नीज, ठीक है ना, मैग्नीज हो जाएगा, याद रखिएगा मैग्नीज, ठीक है। चलिए बाकी निकिल, टिन, कोबाल्ट ये धात्विक हैं। सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण क्या है, तो देखिए सूर्य का जो ऊर्जा का कारण होता है ना वो आपको याद रखना है, नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, नाभिकीय संलयन से सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होती है। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा आपका कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। चलिए 70 का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा फ्रेंड्स, तो ये आएगा 6%, ऑप्शन सी में दे रखा है। जड़ की कोशिका में उपस्थित लौक को क्या कहते हैं, जड़ की कोशिका में, देखिए जड़ की कोशिका में जो उपस्थित लौक होता है वो अवर्णी लौक होता है, इसको ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक है ना, ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। हिंदी में इसको आप अवर्णी लौक भी याद रखिएगा, अवर्णी लौक, अवर्णी लवक, ठीक है ना, ये रंगहीन होता है, याद रखिएगा ये रंगहीन होता है। और मुख्य रूप से ये भोजन के भंडारण में सहायक होता है, जैसे कि स्टार्च, तेल, प्रोटीन, इन सब के। सरदार वल्लभ भाई पटेल को पूछा गया है कि सरदार की उपाधि जो है किस आंदोलन में दिया गया था, तो फ्रेंड्स इनको जो है बारदोली सत्याग्रह के दौरान जो है वहाँ की महिलाओं ने यह उपाधि दिया था। 1928 में गुजरात में हुआ था किसान आंदोलन बारदोली, तो यहाँ पर बारदोली हो जाएगा।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि मात्रा स्थित रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो क्या होगा, बताइए करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स जो होगा इसका संवेग दोगुना हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिएगा फुटबॉल विश्व कप जो है वर्ल्ड कप कप बना लीजिए 2014 कौन सा देश में तीसरा स्थान पर रहा था। अब इतना पुराना करंट नहीं याद रखना है, अब आपको 2026 वाला जो फीफा का वर्ल्ड कप होगा वो याद रखना है, वो कहाँ पर होगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा, ठीक है ना। तीनों जगह होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में 2026 में फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए वैसे मैं इसका आंसर बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखिएगा कि पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो कहलाते हैं, बताइए क्या कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स इनको कहा जाता है वार्ड, क्या कहा जाता है, वार्ड कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पूर्णकालिक क्रिया, देखिए पूर्णकालिक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा पिताजी चाय पी करके दफ्तर चले गए, क्रिया कंप्लीट हो गई है, पूर्णकालिक क्रिया है ये, ठीक है। चलिए 77 का जो करेक्ट आंसर होगा वो 44% हो जाएगा ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है कि आईएएस की परीक्षा, आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो देखिए उनका नाम तो ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, ठीक है ना, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे और ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, ठीक है ना। बट सुरेंद्र बनर्जी का नाम दिया गया है जो कि दूसरे भारतीय थे। यहाँ पर प्रश्न में तो प्रथम भारतीय पूछा गया है, प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, दूसरे भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। चलिए प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या होगा, प्राकृतिक गैस का तो आप सभी को पता है कि मीथेन होता है, ठीक है ना। CH4 फॉर्मूला होता है, मार्स गैस इसको कहा जाता है, ठीक है ना, मार्स गैस। चलिए निम्नलिखित में से देखिएगा कि व्यस्ततम समुद्री व्यापारिक मार्ग कौन सा है, इसमें से व्यस्ततम व्यापारिक समुद्री मार्ग जो है वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग होगा। चलिए उसके बाद देखिए भारत में सरकार का रूप क्या है। तो भारत में सरकार का रूप जो है ये आपका संसदीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें से डायरिया के स्पेलिंग आपको सही से बताना है कि डायरिया लिखा कैसे जाता है, बताइए। तो फ्रेंड्स डायरिया का इसमें से जो सही स्पेलिंग होगा वो आपका इस तरह से डायरिया लिखा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। 1941 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई थी, जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार, बताएंगे करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से ऑप्शन चुन करके आपको बताना है, ठीक है ना, यहाँ पर ऑप्शन चुन करके आपको बताने हैं। चलिए बताइएगा। तो देखिएगा यहाँ पर आपका दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी और उसके साथी की जो हार हुई थी, इसमें जो है हार किस कारण से हुई थी। तो जर्मनी का रूस पर आक्रमण और इटली की हार, सॉरी जर्मनी का रूस का और जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण। 2 और 4 यहाँ पर बिल्कुल सुटेबल आंसर होगा, ठीक है, 2 और 4। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 84 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा 1/3, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए एक गैस में संचरित होने पर तरंग की तरंग दर उसी ताप पर वायु की तरंग दर की दुगुनी है। यदि वायु में तरंग का वेग 340 मीटर पर सेकंड हो तो गैस में तरंग का वेग क्या होगा, बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 680 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, डबल हो जाएगा। चलिए एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, पदार्थ क्या है। तो देखिए एक तो ये पूछेगा कि एक पदार्थ की जल में विलेयता बढ़ने पर ताप घटती है, तो याद रखना है वो ऊष्माक्षेपी पदार्थ होगा। वो पदार्थ कैसा होगा, ऊष्माक्षेपी होगा और वो गैसीय होगा, ठीक है। चलिए महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है। तो महापौर जो होता है ये नगर निगम का होता है, किसका होता है, नगर निगम का। नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वो कौन सी नदी है, दक्षिण गंगा कौन सी नदी है। तो फ्रेंड्स ये गोदावरी को कहा जाता है और गोदावरी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ठीक है। चलिए लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए इसमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो वह नरमपंथी कांग्रेस नेता नहीं थे, ये गरमपंथी थे, गरम दल के नेता थे ये, ठीक है ना, गरम दल के, याद रखिएगा, ऑप्शन बी। बाकी उन्होंने गणपति शिवाजी महोत्सव शुरू किया था,
मराठी पत्र केसरी का प्रकाशन किया था और अंग्रेजी में द मराठा भी इन्होंने प्रकाशित किया था। ठीक है, चलिए भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य, सर्वाधिक उत्पादन, अब देखिएगा अब आंकड़ा बदल गया है। पहले जो था उत्पादन मध्य प्रदेश करता था, ठीक है ना, पहले मध्य प्रदेश, बट अब कर्नाटक, अब जो है कौन सा राज्य आ गया है, महाराष्ट्र आ गया है। ठीक है ना, अब महाराष्ट्र आ गया है सर्वाधिक उत्पादन में, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा भंडारण पूछेगा तो उड़ीसा होगा। नया वाला मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो आप सभी जानते हैं ये स्टेटमेंट अब्राहम लिंकन का है। भारत का संविधान, अब देखिए भारत के संविधान के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए एक एक करके आप यहाँ पर पढ़िए और आंसर दीजिए। भारत का संविधान लिखित है और संघीय है, ठीक है ना, तो यहाँ पर पहला और दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 93 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो 12:15 कहाँ पर दिया गया? यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन डी में। ठीक है, चलिए हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? तो हिमखंड पिघलने का जो मुख्य कारण है वो आपका है भूमंडलीय ताप वृद्धि। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो इसमें से जीवाश्म ईंधन यूरेनियम नहीं होगा, बाकी पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस ये बिल्कुल है। चलिए भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सती प्रथा के विरोध में आंदोलन जो है राजा राम मोहन राय ने किया था और लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय जो है वायसराय था। 1829 में जो है गवर्नर जनरल था। ठीक है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा को जो है 1829 में जो है प्रतिबंधित किया गया था। चलिए उसके बाद देखिए वर्जिलियस विधि के द्वारा कृत्रिम पेट्रोल प्राप्त करने में निहित है। वर्जिलियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोल प्राप्त किया जाता है और यहाँ पर जो है पूछा गया है कि इसमें निहित है तो कोयले और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से जो है पूछा गया है कि कौन देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था? त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था तो देखिए फ्रांस, रसिया और ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड 1904 ईस्वी में एक त्रिदेशीय संधि बनाई थी। ठीक है ना, और इटली इसमें शामिल नहीं था तो इटली हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके, जंग न लगे? तो आपको पता है कि लोहे पर जस्ती की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की, जिसको कि गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखिएगा कि जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर के गुट का निर्माण किया था, उस गुट का नाम क्या था? फ्रेंड्स अपना स्कोर बता दीजिएगा। ठीक है ना, तो देखिए दूसरे विश्व युद्ध में जो है जापान, जर्मनी और इटली ने जो है किसका जो है धुरी शक्तियाँ बनाया था, जिसको कि धुरी राष्ट्र बोलते थे। ठीक है ना, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र आपने पढ़ा होगा, ये धुरी राष्ट्र कहलाते थे। ठीक है, स्कोर कमेंट कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स इसको शेयर कर दीजिए।